हेलो बच्चों, मेरा स्कूल चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो रहेगा 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी की कविता पतंग। इस कविता के रचयिता हैं कवि आलोक धनवा जी। इस कविता में कवि ने पतंग के माध्यम से बच्चों की उमंग, उल्लास और खुशियों का वर्णन किया है। कविता में कवि ने बच्चों की बालमन की क्रियाएं और उमंग और साथ साथ मौसम के परिवर्तन के कारण प्रकृति में जो बदलाव, जो परिवर्तन आए, उनका भी चित्रण किया है। तो आइए देखिए इसका पहला पद्यांश। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया फूलों को पार करते हुए। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। देखिए इसमें सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया। सबसे तेज बौछारे यानी कि बरसात का मौसम। कहते तेज बरसात का मौसम बीत चुका है, भादो गया सवेरा हुआ। भादो एक महीना होता है, भाद्रपद जिसको बोलते हैं, कि भाद्रपद महीना बीत चुका है जिसमें तेज बारिश होती है। वो बारिश का मौसम पीछे गया। अब एक नया मौसम शुरू हुआ है, शरद मौसम, जो भाद्रपद के बाद आता है। इसलिए कवि कहता है कि सवेरा हुआ। सवेरा का मतलब अब नया मौसम शुरू हो गया, शरद ऋतु शुरू हो गई। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। इस सवेरे को क्या कहा है? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। क्योंकि सर्दी की जो ऋतु होती है, शरद ऋतु होती है, उसमें सुबह का जो मौसम होता है उसमें लालिमा होती है। इसलिए कवि ने उस मौसम की तुलना की है, उस सवेरे की तुलना की है खरगोश की लाल आंखों से। इसलिए कहा है कि खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, कि अब शरद ऋतु का सवेरा आ गया है जो खरगोश की आंखों का जैसा लालिमा लिए हुए है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। देखो यहाँ पे कवि ने शरद ऋतु का मानवीकरण किया है और क्या कहा है कि शरद आया पुलों को पार करते हुए, कि शरद ऋतु पुलों को पार करती हुई। पुल जो रास्ते पे होते हैं, सड़क पे होते हैं, ये पुल पुलों को पार करते हुए आ रहा है अपनी साइकिल पर। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए थे। कहते वो शरद का महीना पुलों को पार करते हुए अपनी नई और चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए आ रहा है, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। कहता है वो तेज तेज घंटी बजा रहा है साइकिल की, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। कहता है कि वो शरद चमकीले इशारों से बच्चों को बुलाता है। चमकीले इशारों का मतलब आकर्षक इशारों से, जो आकर्षित करें। चमकीले इशारों अर्थात आकर्षक इशारों से वो उन बच्चों को बुलाता है जो पतंग उड़ाने वाले हैं। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। कहता है कि जो बच्चे पतंग उड़ाने वाले हैं, पतंग उड़ाने वाले बच्चों का जो झुंड है, उन बच्चों को वो शरद ऋतु बुलाती है। यहाँ पे शरद ऋतु का मानवीकरण किया है, इसलिए कहा है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। कहता है कि वो शरद ऋतु, वो शरद का महीना आकाश को इतना मुलायम बना देता है। आकाश का मुलायम से हमारा अभिप्राय है आकाश को सुहाना बना देता है, मौसम को अनुकूल बना देता है पतंग उड़ाने के। क्योंकि उस समय मौसम में नमी होती है, ठंडक होती है, तो वो महीना अनुकूल होता है, इसलिए उसको मुलायम कहा है। जैसे गर्मी में बहुत तेज धूप पड़ती है तो वो कठोर महीना होगा एक तरह से।
तो यहाँ भी इसलिए कहा है कि आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, कि शरद ऋतु के कारण आकाश इतना मुलायम हो गया है, इतना अनुकूल हो गया है कि पतंग ऊपर उठ सके, कि उसमें पतंग ऊपर उठ सकती है, उड़ सकती है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। कहते हैं पतंग दुनिया की सबसे हल्की चीज होती है, रंगीन होती है, उसमें रंग बिरंगे कागज से वो बनी होती है। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, और पतंग का कागज सबसे पतला कागज होता है, ताकि उसमें वजन ना रहे, हल्का रहे वो, और वो आकाश में उड़ सके। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। पतंग में देखो बांस की दो छड़ी होती हैं, जिनको कमानी कहा है। कहते हैं पतंग में जो बांस की छड़ होती हैं, वो छड़ें भी उस पतंग के साथ साथ ऊपर उड़ सके। ऐसा मौसम उस शरद ऋतु ने बना दिया है कि शुरू होश के सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, कि शुरू होश के सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कहते हैं जब पतंग आकाश में उड़ेगा तो बच्चे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, और वो सीटियां बजाने लगते हैं खुशी से, किलकारियां मारने लगते हैं। ठीक है, तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कहते हैं पतंग रंग बिरंगे होते हैं, और वो आकाश में ऐसे लगते हैं जैसे कि रंग बिरंगी तितलियों की दुनिया हो गई। अब इससे आगे देखो, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं। देखो, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। यह बच्चों की कोमलता का वर्णन किया है कवि ने, और क्या कहा है कि जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास, कि बच्चे जन्म से ही कपास की तरह कोमल होते हैं, मुलायम होते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कहता है कि उनके पैरों में एक बेचैनी होती है, बच्चों के पैरों में एक बेचैनी होती है। कैसी बेचैनी? कभी इधर जाना, कभी उधर जाना, घूमना फिरना पतंग उड़ाने के लिए, तो वो बेचैनी। कहते हैं बच्चों के पैरों में एक बेचैनी होती है, और उसी बेचैनी के कारण पृथ्वी घूमती हुई आती है, पृथ्वी उनके पास आती है। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी को वो नाप लेना चाहते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके पैरों के पास, बेचैन पैरों के पास। कहता है कि बच्चों के पैर बेचैन होते हैं, उनके पैरों में बेचैनी होती है, और उसी बेचैनी के कारण वो पूरी पृथ्वी को नाप लेना चाहते हैं, अर्थात वो इधर उधर घूमते रहते हैं। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए। कहता है कि जब वो इधर उधर छतों पे दौड़ते हैं, तो वो कठोर छत भी उन्हें नरम लगने लगती है, उस छत की कठोरता भी उन्हें महसूस नहीं होती। वो बेसुध होते हैं, मस्त होते हैं, उन्हें कोई होश उस समय नहीं होता। वो कठोर छत भी उन्हें नरम लगने लगती हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले जाते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक। कहते हैं दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, उनके पदचापों के कारण, उनकी, या कहो उनके, उनकी गति के कारण, उनकी गति के कारण, या उनके पदचापों की गति के कारण दिशाएं भी मृदंग की तरह बजने लगती है। मृदंग एक तरह से एक बाजा होता है, कि दिशाएं भी मृदंग की तरह बजने लगती हैं। जब वे पेंग भरते हुए चले जाते हैं, जब वे पेंग भरते हुए चले जाते हैं, पेंग भरना का मतलब झूलना। कहता है कि जब वो चलते हैं इधर से उधर, तो ऐसा लगता है जैसे वो झूल रहे हो।
उनका शरीर ऐसा लगता है जैसे वो पेंक भर रहे हो, मतलब झूल रहे हो। डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, कहते हैं कि उनका शरीर डाल की तरह लचीला होता है, उनके शरीर में डाली जैसा लचीलापन होता है। जब वो चलते हैं तो झूलते हुए से प्रतीत होते हैं, और उस समय उनका शरीर डाली की तरह लचीला होता है। आगे देखो, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांच शरीर का संगीत। कहते हैं कि छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। कहता है कि छतों के किनारे बड़े खतरनाक होते हैं कई जगह, और वहां भी वो घूमते फिरते हैं। तो कहते हैं उस स्थिति में उन्हें गिरने से कौन बचाता है? कहते हैं कि उस स्थिति में उन्हें सिर्फ उनके शरीर का रोमांच, सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। कहता है कि रोमांचित शरीर का मतलब उनके खुशहाल शरीर की मस्ती एक तरह से। जब वे छतों के खतरनाक किनारों पर इधर उधर दौड़ते हैं, चलते फिरते हैं पतंग उड़ाते हुए, तो उस समय कहता है कि उनके शरीर की मस्ती, उनके शरीर की खुशहाली या उनके शरीर का रोमांच ही उन्हें बचाए रखता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। कि पतंगों की जो ऊंचाइयां हैं, पतंग जो ऊंचाइयों पर उड़ रहे हैं, उन पतंगों की ऊंचाइयां एक धागे के सहारे होती हैं, और वो धागा का सहारा ही उन बच्चों को थामे रखता है, उनको गिरने से बचाता है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, वे भी मतलब बच्चे भी। कहता है कि उन पतंगों के साथ साथ वे बच्चे भी उड़ रहे होते हैं, वे भी अपने आप को उड़ता हुआ महसूस करते हैं अपने रंध्रों के सहारे, अपने रोम रोम के सहारे। उनका रोम रोम पुलकित होता है, खुश होता है उस समय, और वे अपने उस रोम रोम के सहारे उन्हें यह लगता है कि हम भी उड़ रहे हैं। आगे देखिए, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, कभी कहता है कि अगर वे छतों पर कभी खतरनाक किनारों से गिर भी जाते हैं। देखो, अगर वे कभी गिरते हैं इसका मतलब बच्चे बहुत कम गिरते हैं, लेकिन कभी कहता है कि बाई चांस अगर वो कभी गिर भी जाते हैं उन खतरनाक किनारों से छतों पे और बच जाते हैं, और गिरने के बाद अगर वो बच जाते हैं, उन्हें कोई चोट नहीं लगती, तब तो और भी निडर होकर, कहता है तब तो वे और भी निडर हो जाते हैं, तब तो उनका भय बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। और कहता है कि अगर वो बच जाते हैं तो उनका डर, उनका भय बिल्कुल निकल जाता है, और उसके बाद तो वो सुनहले सूरज के सामने आते हैं। मतलब अगले दिन का जब सूरज उगता है, अगले दिन की सुबह होती है, तो वो उस समय बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, दुगनी उमंग के साथ फिर पतंग उड़ाने के लिए छतों पर चढ़ जाते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है। कहता है कि ऐसी स्थिति में उनके बेचैन पैरों के पास, उनके पैर तो और अधिक बेचैन हो जाते हैं, और अधिक गति करने लगते हैं, इधर उधर दौड़ने भागने लगते हैं। और कहता है कि ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी उनके बेचैन पैरों के पास और भी तेज गति से आती है, अर्थात वो और अधिक तेज गति से घूमने फिरने लगते हैं और पतंग उड़ाते हैं। तो इसी के साथ आज की अपनी